तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड बहुत सारी अपडेट्स के बारे में प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई। और क्राउन जूल के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ आपको। और इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस एजेंसीज वाला रोल भी है, मिलिट्रीज इन्वॉल्व है, सरकारें, कई देशों की सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। मेरा थोड़ा जियो पॉलिटिक वाला चैनल नहीं है, रेसलिंग वाला चैनल है, पर फिर भी मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। तो मामला कुछ ऐसा है कि वॉल स्ट्रीट जनरल, जो कि यूएसए का अखबार है, और कल शाम की बात है, और वॉल स्ट्रीट जनरल में एक खबर छपी थी कि सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी को यह बताया कि ईरान की तरफ से इनके ऊपर एक अटैक होने वाला है, एक इमिनेंट अटैक होने वाला है। और ये पूरी तरह से एक वेल प्लान अटैक होने वाला है, जो कि स्पेशल लोकेशन से, यानी मतलब खास लोकेशन जहां पे बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है, वहां पे होने वाला है। और ये जानकारी सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को दी है, उनके इंटेलिजेंस मतलब एजेंसीज को दी है। तो इस समय सऊदी अरेबिया हाई अलर्ट पे है और आसपास की कंट्रीज भी हाई अलर्ट पे हैं। और मैं थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट या फिर उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले भी उनकी मतलब सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स पे भी अटैक हो चुका है। और इसके ऊपर बाकायदा एक विकीपीडिया पेज भी है। और आप इसे ऐसे समझो कि ईरान और मतलब सऊदी अरेबिया के संबंध या रिलेशन ऐसे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के। तो अब बात करते हैं रेसलिंग से जुड़ी हुई, मतलब क्राउन जूल से इसका क्या लेना देना है। तो देखो, क्राउन जूल होने वाली है 5 नवंबर को, और सुपरस्टार्स की एंट्री होने वाली है सऊदी अरेबिया में। आज या कल या परसों में बहुत सारे सुपरस्टार ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया के लिए, और ऐसे में वो बहुत सारी मीट एंड ग्रीट्स भी करेंगे, बहुत सारी गैदरिंग, छोटी छोटी गैदरिंग्स भी करेंगे। तो उनकी सिक्योरिटी को लेके भी इश्यूज हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के साथ उनका बहुत सारा क्रू, बहुत सारा स्टाफ भी आता है। ऐसे में क्रू या स्टाफ की सिक्योरिटी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इवन होटल्स में रहने का भी एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जहां भी रहें या फिर शोज की जगह जो मेन लोकेशन है जहां पे क्राउन जूल होने वाली है, सबकी सिक्योरिटी को टॉप पे रखना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट को। और वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि पहले भी बहुत बड़े इवेंट्स उन्होंने होस्ट किए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे थ्रेट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन 1-2 दिन में कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें शायद आपको कोई स्टेटमेंट दिख जाए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल को कैंसिल भी कर सकती है अगर ये जो 3-4 दिन बचे हैं क्राउन जूल होने तक, अगर कोई छोटा मोटा अटैक हो जाए सऊदी अरेबिया पे, तो शायद आप क्राउन जूल कैंसिल भी हो सकता है। तो थ्रेड बिल्कुल जेन्युइन है और पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ओपन है इस मामले में। अब बात करते हैं क्राउन जूल में होने वाले एक और मैच के बारे में जो अभी अभी ऑफिशियल हुआ है। तो मंडे नाइट रॉ को एलेक्सा ब्लिस और आस्का बन गई थी हमारी नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। और अब इसी मैच को जो मंडे नाइट रॉ पे हुआ था उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर दिया, यानी कि आस्का और एलेक्सा ब्लिस को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा अगेंस्ट डिकोटा काय और इयो स्काई। और इस बार की क्राउन जूल में 2 लेडीज स्पेसिफिक मैच हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है स्पेशली लेडीज के लिए। और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, तो वो भी एक बहुत ही प्रेज भरी बात है, क्योंकि कल्चर होते हैं, नियम होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, लेकिन उसको साइड रख के आप वुमेन्स को, लेडीज को आगे रखते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात करते हैं रेट्रीब्यूशन के मेंबर, पहले थे फॉर्मर रेट्रीब्यूशन के मेंबर टी बार, यानी हमारे डोमिनिक डाइजोकोविक के बारे में। तो इनके रिगार्डिंग न्यूज ये है कि टी बार का नाम जो इंटरनली है वो डोमिनिक डाइजोकोविक कर दिया गया है, यानी अगर अगली बार शायद आप अपीयरेंस में उन्हें देखोगे किसी भी शो पर, तो शायद आपको उनका रियल नेम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वो जो रियल कैरेक्टर जो उनका एनएक्सटी में हुआ करता था वही आपको अब आगे शोज पर दिखाई देगा। फिलहाल के लिए वो शोज पर आ ही नहीं रहे हैं, जब 24/7 चैंपियनशिप हुआ करती थी, फिलहाल भी है वैसे, पर मेन शोज पे वो भी नजर नहीं आती। तो 24/7 चैंपियनशिप के पीछे ही भागते नजर आते थे हमारे टी बार या डोमिनिक डाइजोकोविक। तो देखने वाली बात होगी कि उनके साथ आगे क्या होता है। बहुत ही हट्टे कट्टे बड़े सुपरस्टार हैं, हैवीवेट सुपरस्टार हैं, आई होप कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ। और इसी टॉपिक पर आगे बात करते हैं, यानी 24/7 चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं, जिसको एक सुपरस्टार चाहता है कि वो वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन जाए। और मैं बात कर रहा हूँ डेना ब्रुक के बारे में, जो पहले भी 24/7 चैंपियन रह चुकी हैं और शायद अभी भी 24/7 चैंपियन है फिलहाल। तो डेना ब्रुक का ये कहना है कि मैं चाहती हूँ कि 24/7 चैंपियनशिप का ट्रांजिशन हो जाए और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में बदल दी जाए। हमारे पास बहुत अच्छा रोस्टर है, बहुत ही टैलेंटेड वुमेन्स है, तो ऐसा होना ही चाहिए। और हमारे पास टैग टीम चैंपियनशिप तो है, लेकिन हम हर किसी को टैग टीम में तो नहीं रख सकते ना। और जो भी वुमेन्स के लिए स्टोरी लाइन होती है वो वुमेन्स टाइटल के आसपास के लिए ही होती है, बाकी सबको तो बस इसमें मिक्स कर दिया जाता है। और ना ही वो टाइटल सेकेंडरी होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो वो एक अलग थिंग होनी चाहिए जिसमें और वुमेन्स, जो अलग वुमेन्स हैं, वो अपना खून पसीना लगा के उसको भी प्रेस्टिजियस बना सकें। तो डेना ब्रुक ने काफी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी है। और इसके रिगार्डिंग न्यूज भी थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या फिर मिड गार्ड चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई विचार कर रही है, टेबल पे है बातें। और ये जो डेना ब्रुक ने कहा कि वुमेन्स टाइटल के अराउंड ही सारी स्टोरी लाइन घूमती है वुमेन्स के लिए, वुमेन्स डिवीजन के लिए, ये बात काफी हद तक सच भी है। और अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो एक शायद लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन है जिसमें टाइटल के बिना ही काफी हद तक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो है, एटलीस्ट एक अच्छी हाइप बनाई है उन्होंने। बाकी सब तो अगर आप रॉ पे देखो
तो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप और रॉ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के आसपास ही सारी स्टोरी लाइन घूमती है। और बहुत सारे WWE विचार कर रही है कि आगे वुमेन्स डिवीजन को और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा, तो ऐसे में एक चैंपियनशिप, एक मिड गार्ड चैंपियनशिप की जरूरत आगे पड़ने वाली है WWE को। आई होप इसी को चेंज कर दिया जाए, यानी 24/7 चैंपियनशिप को ही चेंज कर दिया जाए। और अब बात करते हैं NXT के बारे में, जहां से कुछ सुपरस्टार्स को रिलीज किया गया है। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। तो ये 5 सुपरस्टार्स के नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें से एक चाइनीज सुपरस्टार भी है, जिसको ट्राई आउट, मतलब जो चाइना में ट्राई आउट किए गए थे WWE की तरफ से, उसमें से उन्हें रिक्रूट किया गया था और अब उन्हें शायद रिलीज कर दिया गया, मतलब शायद भी क्या, रिलीज कर ही दिया गया, ये ऑफिशियल है बिल्कुल। और इसका जो रीजन दिया गया है WWE के द्वारा वो ये है कि इनका कोई भी लेवल अप नहीं हो पा रहा था, मतलब ये एक ही पोजीशन पे थे पिछले 6 मंथ से, कोई भी इंप्रूवमेंट इनमें नहीं थी और इसी वजह से इनको रिलीज कर दिया गया। और ये सारे सुपरस्टार अभी बहुत यंग है, यानी ये आगे बहुत सारा काम कर भी सकते हैं, बहुत आगे इनके पास बहुत सा बड़ा फ्यूचर, बहुत लंबा फ्यूचर पड़ा हुआ है, बहुत सारे प्रमोशंस छोटे बड़े में ये काम कर सकते हैं और वापस WWE में भी आ सकते हैं। और इन सारे सुपरस्टार्स को इनके फ्यूचर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ ये है कि WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया है क्वीन ऑफ द रिंग नाम का, और उसको मल्टीपल यूज के लिए फाइल किया गया है। और एक चीज़ और है जिससे आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि जेलिना वेगा एक बार बनी थी क्वीन, लेकिन वो क्राउन क्वीन बनी थी, यानी क्राउन्स क्वीन नाम का एक मतलब टाइटल उन्हें मिला था, लेकिन ये अलग है, ये है क्वीन ऑफ द रिंग। और अब देखना होगा कि क्वीन ऑफ द रिंग को WWE कैसे यूज करती है, या तो सिंपली क्वींस, जो पूरा क्वींस क्राउन वाला जो पूरा मामला है उसका नाम चेंज करके क्वीन ऑफ द रिंग कर दिया जाए, और या फिर वुमेन्स के लिए एक सेपरेट पेपर व्यू एक बार पहले हुआ है, आपको याद होगा, एवोल्यूशन नाम का एक पेपर व्यू हुआ था जो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए ही था। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, क्वीन ऑफ द रिंग कौन बनता है या फिर ये एक पेपर व्यू होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसमें, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अब बात करते हैं कार्मेला के बारे में। तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो या फिर आप एक रेसलिंग फैन हो, सोशल मीडिया पे भी रहने वाले रेसलिंग फैंस होते हैं हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, तो आपको जरूर पता होगा कि कार्मेला के साथ क्या सिचुएशन है। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, वैसे मैं भी ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, थोड़ा मैं भी इस मामले में ऐसा ही हूँ, कच्चा पक्का ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो कार्मेला के साथ मिस कैरेज का प्रॉब्लम हुआ था 1-2 दिन पहले, और इसका जो रीज़न था वो ये था कि जो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे बेबी होना चाहिए था, मोटा मोटा बता रहा हूँ, जहाँ पे लोकेशन पे बेबी होना चाहिए था वहाँ पे नहीं था, किसी और दूसरी जगह पे था, और इस वजह से उनको एडमिट करना पड़ा और वो 12 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और कार्मेला ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी, उन्होंने पिक्चर भी लगाई अपने हॉस्पिटल में रहने की। इसके अलावा उन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी लगाई थी जो बेबीज के ऊपर थी, काफ़ी एक इमोशनल, उन्होंने पूरा एक पोस्ट भी लिखा हुआ था। तो कार्मेला के लिए और उनके हस्बैंड कोरी ग्रेव्स के लिए टाइम काफ़ी इमोशनल भी है, काफ़ी सैड भी है, लेकिन आगे इससे उभर पाएँ जल्दी, हम विशेष भेजते हैं, आप सभी विशेष भेज देना, मैं लिंक दे दूंगा इस पोस्ट का, आप जाके अगर उनके कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहो, कुछ सही बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और एक और पॉइंट भी है कि आमतौर पे हम कहते हैं कि इन जैसे लोग, मतलब फॉरेनर्स या फिर WWE सुपरस्टार ही आप मान लो, कि बहुत बढ़िया खाते हैं, जिम में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो नॉर्मल लोगों के साथ भी हो सकती है। तो एक बराबरी के नज़रिए से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।